Let's continue our concept of chemical equilibrium. मैं chemical equilibrium chapter में डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 वाली यह रिएक्शंस के बारे में समझा रहा था, और इसका जो मैंने एग्जांपल लिया था H2 प्लस I2 गिव्स यू ट्वाइस HI, मैं वह रिएक्शन समझा रहा था। उसी रिएक्शन को मैं फर्दर समझाना जारी रखता हूं। मैं कुछ और बातें और बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, द सेम रिएक्शन इफ इट इज रिटन इन दिस मैनर, HI a gas giving you half H2 a gas and half I2 if the same reaction is written in this manner। मैंने रिएक्शन को एक तो रिवर्स कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और इस तरह से रिएक्शन को मैंने वहां पर लिख दिया। अब सबसे पहले यदि इस रिएक्शन का थर्मोडायनामिक नेचर सोचा जाए तो इसकी रिवर्स रिएक्शन मैंने बताई थी कि वह एक्सोथर्मिक है। H2 प्लस I2 गिव्स यू ट्वाइस HI, वह एक्सोथर्मिक है बिकॉज देयर वी आर हैविंग फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कंपाउंड। बट व्हेन रिएक्शन इज रिटन इन दिस मैनर, H2 giving you half H2 or HI giving you half H2 plus half I2, this is a dissociation of HI, इसे हम कहेंगे dissociation of HI, and any dissociation phenomena is always an endothermic phenomena। इस फिनोमेना में आपको हमेशा कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगी। डेल्टा H for such reaction would be a positive value। It's always a endothermic रिएक्शन, यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन के नीचे यह सारी बात हम लिखेंगे। पहले इनिशियल कंडीशन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन बनेगी, फिर हम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, फिर हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, और मोल फ्रैक्शन लिखने के बाद वंस अगेन इस रिएक्शन में अलग अलग रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। हम यह सारी बात लिखेंगे। अब सबसे पहले इफ आई विश टू डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दिस केस, देखिए पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करा था H2 प्लस हाफ I2 गिविंग यू ट्वाइस HI। उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखिए, और इधर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बार K डैश लिख देता हूं, और इस जगह पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे डिफाइन करूंगा, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर हाफ, एक्टिव मास ऑफ आयोडीन टू द पावर हाफ अपॉन एक्टिव मास ऑफ HI। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट हाफ है, आयोडीन का कोएफिशिएंट हाफ है, HI का कोएफिशिएंट 1 है। तो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर हाफ, एक्टिव मास ऑफ आयोडीन टू द पावर हाफ, एक्टिव मास ऑफ HI। दिस वुड बी द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश। नाउ अब यदि मैं इनिशियली A मोल्स HI के ले लेता हूं और इनिशियली 0 मोल्स हाइड्रोजन के, 0 मोल्स आयोडीन के, इनिशियल टोटल नंबर ऑफ गैस मोल्स इफ दे आर इक्वल टू A, इनिशियल टोटल नंबर ऑफ गैस मोल्स इज द मोल्स ऑफ HI प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ आयोडीन। दिस इज द इनिशियल मोल्स। इनिशियल सभी के मोल्स ऐड कर दीजिए, टोटल मोल्स इज इक्वल टू A। नाउ for such a type of reaction, we generally introduce the concept of degree of dissociation। जब HI का डिसोसिएशन हो रहा है और HI के डिसोसिएशन से हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहा है,
इधर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज जनरली डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा से डिनोट करते हैं. नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट एज? इट्स डिफाइंड एज द मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ एवरी वन मोल. हर एक मोल में से जितने मोल्स डिसोसिएट होंगे उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं. If alpha is a degree of dissociation, here we mean to say out of every one mole, alpha moles would be dissociated. Out of A moles, A alpha moles are dissociated. So how many moles would remain? एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं, A मोल्स में से A अल्फा मोल्स डिसोसिएट होते हैं. तो जो मोल्स बचे रह जाएंगे A माइनस A अल्फा. हम इधर हमेशा लिखते हैं जितने मोल्स बचे रह गए. एट इक्विलिब्रियम हाउ मेनी मोल्स ऑफ द रिएजेंट इज रिमेनिंग. HI के कितने मोल्स बचे रह गए? इनिशियली हमारे पास A मोल्स थे, A अल्फा मोल्स रिएक्ट कर गए. हाउ मेनी मोल्स रिमेन्स? दैट इज A माइनस A अल्फा. जितने मोल बचे हैं, जितने मोल इक्विलिब्रियम में दिख रहे हैं, वह हम इधर लिखते हैं. अब हाइड्रोजन के कितने मोल्स बन जाएंगे हमें वह लिखना है. 1 mole gives you half mole of hydrogen. 1 mole of HI give you half mole of hydrogen. Hence, A alpha moles of HI, A alpha moles of HI are getting dissociated. So, A alpha by 2 moles of HI hydrogen would be formed. A alpha by 2 moles of iodine would be formed. So what is the final number of moles? Final number of moles is moles of HI plus moles of hydrogen plus moles of iodine. The final number of moles is A. Now the interesting observation is initially भी total moles A थे और फाइनली भी इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स A ही थे. दिस इज देयर विथ ऑल द रिएक्शंस फॉर विच डेल्टा Ng वैल्यू इज 0. यदि रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 है, डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यदि यह 0 है, इन दैट केस द रिएक्शन में ऑकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन में ऑकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन. The number of gas moles would neither increase, it would neither decrease. ना तो number of gas moles वहां पर बढ़ेंगे, ना ही number of gas moles वहां पर घटेंगे. Number of gas moles हमेशा उतने ही बने रहेंगे जितने इनिशियली है. इनिशियल और फाइनल नंबर ऑफ गैस मोल्स हमेशा बराबर. अब यदि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखना है तो मुझे सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होगा. Concentration is number of moles upon volume. So number of moles of HI upon volume, moles of hydrogen upon volume, moles of iodine upon volume. Here V is the total volume. इस तरह से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूं. Kc डैश के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर हाफ. कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विच इज A अल्फा बाय 2 अपॉन V टू द पावर हाफ. कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन टू द पावर हाफ. A अल्फा बाय 2 अपॉन V टू द पावर हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI. This is Kc dash. Volume term would get cancelled. 1 upon volume to the power half, 1 upon volume to the power half, or 1 by volume. A to the power half, A to the power half, or upon A. A would also get cancelled. और इस तरह से Kc dash के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगेगा. अल्फा बाय 2 upon 1 minus alpha. This would be the expression
for Kc dash. Now, I wish to write the expression for Kp. Kp के लिए यदि मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं, Kp means all the active masses must be substituted in terms of partial pressure. सारे एक्टिव मासेस को यदि पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. तो मुझे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन लिखना होगा. मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाए? मोल्स at equilibrium upon total moles. This moles at equilibrium upon total moles. This moles at equilibrium upon total moles. इस तरह से सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन लिखा. Then if total pressure is P, then I will write partial pressure as 1 minus alpha into P. Here alpha by 2 into P. Here also alpha by 2 into P. Now, if I write the expression for Kp, then Kp dash is partial pressure of hydrogen to the power half, partial pressure of iodine to the power half upon partial pressure of Hi. So, partial pressure of hydrogen is alpha P by 2, iodine is also alpha P by 2, and Hi is 1 minus alpha into P. हाइड्रोजन का भी पावर हाफ, आयोडीन का भी पावर हाफ, एंड वन Kp dash also comes out to be alpha by 2 into 1 minus alpha. And observe that Kp is equal to Kc and they are dimensionless. और यदि टेम्परेचर T है, if temperature is T, one can always write PV is equal to ART. Now observe that in this situation what I had done is I had simply changed the way in which the reaction is being written. पहले मैंने इसी रिएक्शन को H2 plus I2 गिविंग यू ट्वाइस Hi लिखा था. मेरे पिछले लेक्चर में मैंने इसी रिएक्शन को H2 प्लस I2 गिविंग यू ट्वाइस Hi, और इस जगह पर जो मैंने लिखा है उसी रिएक्शन को Hi गिविंग यू हाफ H2 एंड हाफ I2. रिएक्शन को उलट के भी लिख दिया और उसको हाफ से भी डिवाइड कर दिया. डेफिनेटली लिखी हुई रिएक्शन के थर्मोडायनामिक नेचर में फर्क आ गया. पहले जो रिएक्शन लिखी थी वह एक्सोथर्मिक थी. इस बार चूंकि रिएक्शन को उलट के लिखा गया है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी. इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होगा. दूसरी बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में फर्क आ गया. पहले मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो लिखा था उसको अलग तरीके से डिफाइन करा था. वहां पर रिएक्शन को लिखने का तरीका देखा था, उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के लिए डेफिनेशन लिखी थी. इस बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने K ना लिखकर K डैश लिखा. K डैश की वैल्यू K से अलग होगी मगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी. इट वुड बी रिलेटेड. वी कैन राइट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस K डैश एंड दैट K. पिछली बार जो मैंने K लिखा था, ये जो K डैश है, दिस वुड बी 1 अपॉन रूट K. ये बात पक्का है. पहले उस रिएक्शन को जब आपने उलट दिया, रिवर्स कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो गया. फिर उसको 2 से भी डिवाइड कर दिया. जब 2 से डिवाइड कर दिया तो उसका पावर हाफ भी हो गया. तो K डैश इज 1 बाय रूट K. दिस वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट्स रिटन फॉर द प्रीवियस रिएक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में लिखा था, and this is the equilibrium constant written for this reaction. इस बार हमने रिप्रेजेंटेशन देखा है, हाइड्रोजन के आगे कोएफिशिएंट हाफ देखा है, तो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर पावर हाफ लगा दिया. आयोडीन के आगे कोएफिशिएंट हाफ देखा तो आयोडीन का जो एक्टिव मास है उसकी भी पावर हाफ लगा दिया. Hi के आगे कोएफिशिएंट 1 है तो Hi का एक्टिव मास के ऊपर पावर 1 लगाया. दिस इज द वे we define equilibrium constant for this reaction. Now,
अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या इनिशियल कंडीशन है, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इनिशियली किसके कितने मोल लिए गए, इक्विलिब्रियम पर किसके कितने मोल बने, इससे कोई मतलब नहीं। यह जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ये तो सिर्फ रिएक्शन के लिखने के तरीके पर निर्भर करती है कि आपने रिएक्शन को किस तरीके से लिखा है। अब फिर हमने कहा कि मान लीजिए इनिशियली हमने सिर्फ HI के ए मोल्स लिए हुए होते, हाइड्रोजन के कोई मोल्स नहीं होते, आयोडीन के कोई मोल्स नहीं होते, तो इस केस में यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब यदि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन को हम डिसोसिएशन कहते हैं, डिसोसिएशन ऑफ HI। इस डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए वी कैन ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने वी ऑलवेज डिनोटेड, वी जनरली डिनोटेड बाय अल्फा। नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट? द मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ एवरी वन मोल। एक मोल में से जितने मोल डिसोसिएट हो जाए उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। हमने इनिशियली ए मोल्स लिए हैं, तो ए मोल्स में से एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होंगे, तो ए मोल्स में से ए अल्फा मोल्स डिसोसिएट होंगे। अब ए अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट होके चले गए। इनिशियली ए मोल्स लिए थे, उसमें से ए अल्फा मोल चले गए, तो बचे कितने मोल? ए माइनस ए अल्फा। ध्यान रहे, एट इक्विलिब्रियम दूसरी लाइन में हम हमेशा जो लिखते हैं कितने मोल इक्विलिब्रियम पर बचे रह गए, कितने मोल इक्विलिब्रियम पर दिखाई दे रहे हैं, कितने मोल दिखेंगे। अब इसके बाद एक मोल HI से हमें आधा मोल हाइड्रोजन मिलता है। ए अल्फा मोल HI के डिसोसिएट होने से हमें ए अल्फा बाय 2 मोल्स हाइड्रोजन के मिलेंगे और ए अल्फा बाय 2 मोल्स ही आयोडीन के मिलेंगे। इनिशियली भी टोटल मोल करके देख लीजिए ए है, फाइनली भी टोटल मोल करके देख लीजिए ए है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यह रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, आगे हो पीछे हो, चाहे जितना आगे हो चाहे जितना पीछे हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा वही रहते हैं, कांस्टेंट बने रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं। इसी वजह से इस रिएक्शन पर इनर्ट के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनर्ट आप चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पर डालो चाहे कांस्टेंट प्रेशर पर डालो, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इनर्ट का कोई असर नहीं होता। इसीलिए इस रिएक्शन पर वॉल्यूम बढ़ाने से या वॉल्यूम घटाने से, प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कहीं पर भी ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में आप देखिए, ना तो वॉल्यूम टर्म अपीयर हो रहा है ना ही प्रेशर टर्म अपीयर हो रहा है, चाहे केसी की बात करो चाहे केपी की बात करो, तो ना तो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है ना प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखा, कॉन्सेंट्रेशन लिखने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम करा। हमने मोल फ्रैक्शन लिखा, मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए हमने मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कराए। फिर हमने पार्शियल प्रेशर लिखा है, पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए हमने मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कराया। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह और प्रॉब्लम में सारी बातें लिखनी पड़ेगी, ये तो मैं जनरलाइज सब कुछ ही लिखकर दिखा रहा हूं। जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको सिचुएशन को देखना है और सिचुएशन को देखकर यह समझना है कि किस टर्म्स में, किस कंटेक्स्ट में बात करी गई है, फिर रेलेवेंट बातें आपको लिखनी है। यदि केसी के टर्म्स में बात करा है तो कंसंट्रेशन ही लिखना है, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं। यदि केपी के टर्म्स में बात करा है तो आपको कंसंट्रेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो सीधा मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर लिखिए। मैंने इस रिएक्शन के बारे में सारे कंसेप्ट लिखे। नाउ दिस इज अबाउट अ टिपिकल रिएक्शन फॉर विच द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng इज 0। अब आज हम अगली जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वह रिएक्शन जिसमें द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, हम उस रिएक्शन का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं फॉर विच डेल्टा Ng वैल्यू इज पॉजिटिव। मैं एक टिपिकल रिएक्शन लूंगा, एक पिक्यूलियर रिएक्शन लूंगा और उससे डेल्टा Ng पॉजिटिव सिचुएशन को समझाऊंगा और उसके बारे में पहले जनरलाइज्ड कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके कुछ अलग अलग केसेस, कुछ अलग अलग कंडीशंस, ली चैटलियस प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होएगा यह भी समझाऊंगा। देखिए, जो मैं रिएक्शन लेता हूं
PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की एक रिएक्शन लेता हूं मैं। डेल्टा Ng पॉजिटिव की एक रिएक्शन ले रहा हूं और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 gas plus Cl2 gas. The value of delta Ng for this reaction is +1. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू +1 होगी। क्यों? PCl5 का कोएफिशिएंट 1, Cl2 का कोएफिशिएंट 1, 1 + 1 और PCl5 का -1, 1 + 1 -1, तो डेल्टा Ng वैल्यू +1। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम जरा सोचें इस रिएक्शन का थर्मोडायनामिक बिहेवियर कैसा होगा। इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने पर हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए या लिबरेट होनी चाहिए। इट शुड बी एंडोथर्मिक और इट शुड बी एक्सोथर्मिक। क्या आप इसी समय बता पाएंगे कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? यह रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? देखिए, दिस इज डिसोसिएशन ऑफ PCl5। यह PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है। PCl5 एक मॉलिक्यूल है, वो टूट रहा है दो मॉलिक्यूल में, PCl3 और Cl2। जनरली डिसोसिएशन रिएक्शन occur with the absorption of some energy। हमें किसी भी चीज को जब तोड़ना है, हमें किसी भी चीज को जब डिसोसिएट करना है, तो जनरली हमें उसे हीट देना पड़ती है, जनरली हमें उसे एनर्जी देना पड़ती है। किसी भी चीज को डिसोसिएट करने के लिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें हीट देना पड़ती है, हमें एनर्जी देना पड़ती है। यह रिएक्शन भी एंडोथर्मिक होएगी। PCl5 को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी। डेल्टा H इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब वंस अगेन मैं इस रिएक्शन के बारे में जो बातें लिखूंगा, पहले मैं इनिशियल कंडीशन लिखूंगा कि इनिशियली इस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन ली गई है। फिर के बाद मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक लाइन में मैं इनिशियल कंडीशन डिस्क्राइब करूंगा, फिर दूसरी लाइन में मैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्क्राइब करूंगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं। फिर जनरली मुझे Kc की वैल्यू लिखना होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। उसके लिए मैं दो लाइन में कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा। फिर उसके बाद में लिखूंगा मैं मोल फ्रैक्शन, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन लिखूंगा। मोल फ्रैक्शन दो लाइन में लिखूंगा और फाइनली मैं अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर लिखूंगा, बिकॉज मुझे केपी डेफिनेशन भी लिखना होगा। अब इसके पहले looking at the reaction representation and the way of writing the reaction, let's define the equilibrium constant. इस रिएक्शन के लिए equilibrium constant must be defined in this manner. PCl3 into Cl2 upon PCl5. PCl3 into Cl2 upon PCl5. This is the equilibrium constant K. The definition. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बारे में
इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, मैं बता चुका हूं. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ pressure, it's independent of concentration, it's independent of impurity, it's independent of इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स होती है और उसको इस तरह से डिफाइन करा जाता है. मेरी ये सब बातें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैंने बहुत पहले लिखाई थी, इनको मैं दोबारा चर्चा करूंगा. पहले मैं अलग अलग रिएक्शंस को पहले समझा देता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स भी कराता हूं, फिर उसके बाद में इन सब बातों को फिर दोबारा, मतलब इस चैप्टर को एक तरीके से हम पूरा 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि पहली बार में जो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है वो अधूरी रह जाती है. पहले लेट अस से इनिशियली हमने PCl5 के A मोल्स ले लिए. लेट अस से भाई इनिशियली क्या कंडीशन लेना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. मैंने एक रिएक्शन वेसल लिया, एक रिएक्शन चैम्बर लिया और उसमें A मोल्स PCl5 के डाले हैं और उसमें कोई PCl3 और Cl2 के मोल्स नहीं डाले. इनिशियली वहां पर जो टोटल गैस मोल्स है, इन तीनों के गैस मोल्स यदि हम ऐड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी A ओनली. इनिशियली वहां A मोल्स ऑफ गैसेस है. Of course, this reaction would occur in forward direction in order to establish the equilibrium. Equilibrium establish करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. बैकवर्ड डायरेक्शन में होने के लिए वहां PCl3 और Cl2 है ही नहीं, इसलिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना है. और फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह जो रिएक्शन है इसको हम डिसोसिएशन ऑफ PCl5 बोल रहे हैं. फॉर दिस डिसोसिएशन ऑफ PCl5, once again I'll introduce the term degree of dissociation. Degree of dissociation. Which is generally denoted by alpha. Degree of dissociation, which is generally denoted by alpha. How do we define it as? The moles dissociated out of every one mole. हर एक मोल में से जितने मोल से डिसोसिएट होंगे उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे. एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं, तो A मोल्स में से कितने मोल्स डिसोसिएट होंगे? A अल्फा. एक मोल में से यदि अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं तो A मोल्स में से A अल्फा मोल्स डिसोसिएट होंगे. तो कितने मोल्स बचे रह जाएंगे? A माइनस A अल्फा. हम हमेशा वह चीज लिखेंगे जितने मोल्स बचे रह गए. बचे रह गए हैं A माइनस A अल्फा मोल्स PCl5 के. अब इधर PCl3 के कितने मोल्स बनेंगे? कैन यू थिंक ऑफ कि PCl3 के कितने मोल्स बनेंगे, Cl2 के कितने मोल्स बनेंगे? क्या आप सोच सकते हो इसी समय पर? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें रिएक्शन को देखना पड़ता है, रिएक्शन और उसके कोएफिशिएंट को. द सिचुएशन सेज दैट whenever 1 mole of PCl5 dissociate, will obtain 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2. जब भी 1 मोल PCl5 के डिसोसिएट होते हैं तो 1 मोल PCl3 के बचे रह जाते हैं और 1 मोल Cl2 के बन जाते हैं. तो A अल्फा मोल्स यदि PCl5 के टूटे हैं तो A अल्फा मोल ही PCl3 के बचे रह जाएंगे, A अल्फा मोल ही Cl2 के बचे रह जाएंगे. A अल्फा मोल यदि PCl5 के टूटे हैं तो A अल्फा मोल PCl3 के बन जाएंगे और A अल्फा मोल Cl2 के बन जाएंगे. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर फाइनली टोटल गैस मोल्स कितने बन गए? इक्विलिब्रियम पर फाइनली टोटल गैस मोल्स देखने के लिए सभी गैस के मोल्स को ऐड कर दीजिए. मोल्स PCl5 के हमें कितने दिख रहे हैं? A माइनस A अल्फा. PCl3 के A अल्फा, Cl2 के A अल्फा. ऐड कर दीजिए. A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा. सभी के मोल्स यदि ऐड कर दिए तो फाइनली नंबर ऑफ गैस मोल्स वहां हो गए A प्लस A अल्फा. A प्लस A अल्फा. यह फाइनली नंबर ऑफ गैस मोल्स हो गए.
अब आप जरा देखिए जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इनिशियली ए मोल्स से इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते ए प्लस ए अल्फा हो गए। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड है वहां पर नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ गए। और यही खास बात होती है इस रिएक्शन के लिए जिसके लिए डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। यदि किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जितना अधिक वह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी उतना ही गैस मोल्स बढ़ते जाएंगे। और यदि यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हुई तो यहां पर नंबर ऑफ गैस मोल्स कम होते जाएंगे। डेल्टा एनजी पॉजिटिव का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के होने पर नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ेंगे और वही हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डेल्टा एनजी जीरो का क्या मतलब है? डेल्टा एनजी जीरो का मतलब है कि नंबर ऑफ गैस मोल्स में कभी कोई फर्क ही नहीं आएगा। डेल्टा एनजी पॉजिटिव का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे और वहां बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से। अब हमें केसी लिखना होता है, केपी लिखना होता है। केसी लिखने के लिए हम मोल्स अपॉन वॉल्यूम करते हैं, सभी के मोल्स देखते हैं और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। यह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम हो गया। हियर V इज द वॉल्यूम। अब केसी यदि लिख दिया है केसी लिखने के लिए कंसंट्रेशन तो लिख ही दिए तो केसी फटाफट एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अब केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 which is A alpha by V, concentration of Cl2 which is A alpha by V upon concentration of PCl5 which is A into 1 minus alpha by V। और अब केसी के लिए जो एक्सप्रेशन मुझको दिखने लगेगा, A से A कैंसल्ड अपॉन V से अपॉन V कैंसल्ड, अल्फा स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर केसी। अब केसी के लिए इस तरह से एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब मैं इक्वेशन फॉर केपी एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। केपी एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझे सबसे पहले पार्शियल प्रेशर लिखना होंगे और पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए मुझे पहले मोल फ्रैक्शन लिखना होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स हमें दिख रहे हैं और हमने इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स भी साइड में लिख रखे। तो मोल्स अपॉन टोटल मोल्स करते जाता हूं। इक्विलिब्रियम पर PCl5 के मोल से इंटू 1 माइनस अल्फा, Cl2 के मोल से इंटू 1 प्लस अल्फा, PCl3 के मोल से A अल्फा अपॉन A इंटू 1 प्लस अल्फा, Cl2 के मोल से A अल्फा अपॉन A इंटू 1 प्लस अल्फा। इस तरह से हमने सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शंस लिख दिए। जरा देखिए अब हमें पार्शियल प्रेशर लिखना है। पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करता हूं। इफ प्रेशर इज P, then this is the partial pressure, mole fraction into total pressure, mole fraction into total pressure, mole fraction into total pressure। इस तरह से हमने पार्शियल प्रेशर्स लिख दिए। इस बार मैं टेम्परेचर भी मेंशन कर देता हूं, टेम्परेचर T। अब मैं केपी एक्सप्रेशन लिखता हूं। केपी एक्सप्रेशन लिखने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यह काम मैं करूंगा। मैं इधर केपी के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं। केपी इज अल्फा पी बाय 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा पी बाय 1 प्लस अल्फा होल अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। एक पी से एक पी कैंसिल और जो बचा रह गया 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर पी
अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। तो आपको केपी एक्सप्रेशन दिखने लगेगा, केपी इज अल्फा स्क्वायर पी बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। 1 minus alpha into 1 plus alpha is 1 minus alpha square. This is Kp expression. Observe that Kc में भी एक वॉल्यूम टर्म दिख रहा है, Kp में भी एक प्रेशर टर्म दिख रहा है। इस के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू +1 है। You'll always observe Kp is equal to Kc into RT to the power +1. This is Kp Kc expression. अब इस तरह से यह सारे कंसेप्ट इस रिएक्शन के लिए लिखने के बाद मैं इधर यूनिट ऑफ Kp भी बता दूं। दिस यूनिट ऑफ Kp, दिस वुड बी इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर टर्म में एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और Kc, यूनिट ऑफ Kc क्या होगा? ए की जगह मोल्स, वी की जगह लीटर्स। दिस वुड बी इन मोल्स पर लीटर, इन मोल्स पर लीटर, दिस वुड बी द यूनिट ऑफ Kc। हम अच्छी तरह से जानते हैं Kp is always given in atmosphere to the power delta Ng, and Kc, the unit of Kc is molarity to the power delta Ng. इधर डेल्टा Ng की वैल्यू +1 है, तो एटमॉस्फेयर टू द पावर +1, और Kc के लिए हम लिखेंगे मोलारिटी टू द पावर +1, और वही चीज हमें इधर दिख भी रही है। बड़े ध्यान से यह सारी बातें इस रिएक्शन के लिए लिखिए। अब मैं इस रिएक्शन में और भी जो इक्वेशंस, जो कंसेप्ट लगा सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें इनिशियल प्रेशर into initial volume is equal to initial moles into RT. Final pressure into final volume is equal to final number of moles into RT. हम इस तरह से PI is initial pressure, VI is initial volume, PV is equal to initial number of moles A है into RT. PF is final pressure, VF is final volume. Final pressure into final volume is final number of moles into RT. हम यह इक्वेशन हमेशा लगा सकेंगे। अब यह सारे कंसेप्ट लिखने के बाद अब मैं इस रिएक्शन के लिए ली चैटलियस प्रिंसिपल अप्लाई करके बताता हूं। मैं अलग अलग तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा और उन डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को समझाऊंगा। उसे आप लिखिए। सबसे पहले यह सारी चीज नोट डाउन कर लीजिए।